हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने डिस्कस किया था उसमें मैक्सवेल इक्वेशन की हम लोग ने बात की थी। जब मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डेवलप करते हैं, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हमने ये देख लिया था कि जो वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ओके तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर हम लोगों ने ऑब्ज़र्व कर लिया था। और ट्रांसवर्स नेचर का मतलब ये था कि अगर आप कह रहे हो कि वेव प्रोपोगेट कर रही है इस तरह से, तो उसको वेव वेक्टर के से डिनोट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होंगे वो और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इस तरह से एक परपेंडिकुलर होगा, तो एक तरह का ऑर्थोगोनल सिस्टम यहाँ पर क्रिएट होता है। जब सारे तीन एक्सिस अगर हम मान रहे हैं, वो तीन के तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसको डिराइव करने के लिए हम लोगों ने माना था कि हमारा जो प्रोपगेशन है वो फ्री स्पेस में हो रहा है। तो फ्री स्पेस एक ऐसी जगह मानी जाती है जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज डेंसिटी, और जे नहीं है तो आपका करंट नहीं है तो जे भी जीरो होगा। फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी जो म्यू नॉट है और परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है। ये फीचर है फ्री स्पेस के सॉरी। अब बात आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग मीडियम की। तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम मतलब एक ऐसा मीडियम जहाँ पर चार्ज डेंसिटी इस तरह से हम नहीं डील कर सकते, करंट का फ्लो नहीं दे सकते हैं। तो जैसे नॉन कंडक्टिंग मीडियम में क्या होता है, जैसे अगर आपके पास एक कोई नॉन कंडक्टिंग मीडियम सरफेस है, तो अगर आप उस पर कुछ चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज जहाँ रखे जाएंगे वहीं पर लोकलाइज्ड रहेंगे। ठीक है, जहाँ रखा है आपने चार्ज वहीं रहेंगे। जैसे हम ड्रॉअर में कोई चीज़ रख देते हैं तो उस तरह से ये नहीं मूव करते, वैसे यहीं पर ये लोकलाइज्ड रहेंगे। तो यहाँ पर कोई मोशन नहीं होगा, किसी तरह का कोई चार्ज का डिस्पर्सन नहीं होगा कि चार्ज पूरी सतह पर एकदम से फैल नहीं जाएंगे। दे विल लोकलाइज्ड एट अ पोजीशन। तो ये हमारे नॉन कंडक्टिंग मीडियम या कह लो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। अब अंतर क्या होगा, जो फ्री स्पेस की इक्वेशन थी और इस इक्वेशन में अंतर क्या होगा? अंतर इस मीडियम का होना। क्योंकि हमारे पास एक मीडियम है, तो मीडियम की परमिएबिलिटी मान लो म्यू है, म्यू नॉट नहीं है, म्यू है, और परमिटिविटी एप्सिलॉन है। तो परमिएबिलिटी हमारे पास है, परमिटिविटी हमारे पास है। तो अब हम इनका इस्तेमाल करेंगे अपनी मैक्सवेल इक्वेशन में। अपनी मैक्सवेल इक्वेशन में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को नहीं इम्पॉर्टेंस देंगे, क्योंकि ये फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी। हम बात करेंगे उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिएबिलिटी और उसकी परमिटिविटी की। तो अगर ऐसा आप करते हो तो आपके पास जो मैक्सवेल इक्वेशन होंगी वो क्या होंगी, वो हम लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन कौन सी होती है? गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में यहाँ पर जीरो होगा, क्योंकि हम चार्ज डेंसिटी को उस तरह से जीरो कह रहे हैं। दूसरी इक्वेशन तो उसमें तो सिर्फ आपको डेल डॉट बी ही लिखना होता है, तो वो डेल डॉट बी है एज इट इज़, वो तो वैसे के वैसे रहेगी। तीसरी इक्वेशन है कि आप जिसको कहते हैं फैराडे लॉ माइनस डेल बी बाई डेल टी। किताबें वगैरह आप देखोगे तो आपको कहीं पर एच नोटेशन भी लिखा मिलता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि बी बाई म्यू जो होता है उसको हम एच कहते हैं। हिस्टैरिसीस वगैरह में इसको हम लोग समझते हैं कि बी एच कर्व क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बट अभी हम उस तरह की सीवियर डिस्कशन में नहीं एंटर करते हैं। आखिरी है एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ कैसा? मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। तो मॉडिफाइड एम्पियर लॉ जो होता है वो कैसे होता है? म्यू जे होना तो ये चाहिए, म्यू जे म्यू एप्सिलॉन डेल ए बाई डेल टी, ये होना चाहिए। लेकिन चूँकि जे आप जीरो कह रहे हो, भाई कोई करंट डेंसिटी है ही नहीं, तो ये गायब हो जाएगा टर्म। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन है। प्रोसेस लगभग वैसा ही है जैसा कि पिछली बार था। आप क्या करो, किसी इक्वेशन को चुन लो इन दो इक्वेशन में से, तीसरी और चौथी में से, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3। ठीक है, इसको हम लेते हैं। तो आप कर्ल लोगे तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस ई, और इधर बचेगा डेल बाई डेल टी डेल क्रॉस बी। ठीक है, और वेक्टर आइडेंटिटी क्या होगा? ये हो जाएगा डेल डॉट ई। ये वेक्टर फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, डेल स्क्वायर ई एंड माइनस डेल बाई डेल टी। आप यहाँ से यूज कर लो, तो ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी।
अब देखो ये कैसा हो गया, इक्वेशन नंबर 1 से देखो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर डेल बाई डेल टी इस पे ऑपरेट होगा, तो सीधे हम लिखें डेल स्क्वायर ई इज़ माइनस इवन म्यू एप्सिलॉन बाहर डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इस माइनस को भी यहाँ से हटा दो, तो डेल टू ई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर, दिस इज़ 0। इसी तरह से अगर हम ये सारा प्रोसेस इक्वेशन नंबर 4 से शुरू करे होते तो हमारे पास आ गया होता डेल टू बी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर। ओके, ये आ जाती इक्वेशन। अब इनकी तुलना हम किससे करते हैं, तो आप इसको किससे कंपेयर करते हो, कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस बाय स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन। स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन कैसे होती है, डेल टू एफ 1 बाई वी स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल टी स्क्वायर 0, ये एक स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है। तो अगर हम इन वेव इक्वेशन को, ये हमारी जो इक्वेशन है, इसे कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन करने से आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा कि 1 बाई वी स्क्वायर जो है वो म्यू एप्सिलॉन के बराबर है, यानी v बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन, म्यू एप्सिलॉन। अब यहाँ पर हम अपनी कुछ कलाकारी दिखा सकते हैं। देखो ऐसा होता है कि हम 2 टर्म डिफाइन कर सकते हैं, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू बाई म्यू नॉट, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, जैसे एग्ज़ाम देते हो, तो जब आप कोई एग्ज़ाम देते हो तो आपके इवेल्युएशन कैसे होता है, आपका इवेल्युएशन होता है कि 5 नंबर आउट ऑफ 10। तो एक ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स होती है कि ये क्वेश्चन पेपर 10 नंबर का है तो वो 10 वैल्यू फिक्स है, बाकी स्टूडेंट जितना स्कोर कर रहे हैं वो आप लिख रहे हो। तो 6/10 हो रहा है, 10/10 हो रहा है, 0/10 हो जा रहा है। तो ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है ये उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, और जो ये क्वांटिटी है 10, ये फिक्स है। तो वैसे ही हम क्या कहते हैं, किसी मीडियम, चाहे जो भी हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो परमिएबिलिटी होती है उसको हम कंपेयर करते हैं फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी से। फ्री स्पेस तो हर स्थिति में एक ही जैसा होगा, उस पर तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, मीडियम चेंज हो सकते हैं। तो जब मीडियम चेंज होंगे तो म्यू की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ये म्यू नॉट फिक्स रहेगा। तो जैसे स्टूडेंट है, अलग अलग स्टूडेंट की स्कोर अलग अलग है, तो इससे हम उनकी इंटेलेक्चुअल या उनकी जो समझ है विषय की, वो सब हम इवेलुएट करते हैं। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, किसी मटेरियल का जो परमिएबिलिटी है उसको हम एक ऐसी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट फिक्स है। तो ऐसा करने से हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी निकल के आ जाती है। अब जब आपके पास रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी आ चुकी है तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको यूज कर लो। यहाँ पर भाई जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें हम यूज कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, लिख दो भाई, से ये हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट, ठीक है ना, देख रहे हो ये ऐसे करा जा रहा है, और यहाँ से हो गया एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आप क्या करो कि यहाँ से इसको 2 हिस्सों में बांट लो, एक हो जाएगा म्यू आर एप्सिलॉन आर और एक हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और ऑलरेडी फ्री स्पेस में हमने देखा है कि जो सी होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है, हम मोटे मोटे तौर पे लिख सकते हैं, बहुत माइन्यूट पे ना जाए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो आपके पास फाइनली फार्मूला क्या आया, v इज इक्वल टू सी, इस पूरी क्वांटिटी को हम c लिख दें, इसे ना ये c लिख दिया, तो ये हो गया c ओवर अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला निकल के आ रहा है इस पूरे थ्योरी से। एक चीज़ और है, आपने एक वर्ड, एक टर्म सुन रखा है और उसको यूज भी किया होगा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल लॉ के साथ जुड़ा होता है और कई रिस्पेक्ट में हम लोग इसकी बात करते हैं, लेंस वगैरह पढ़ते हैं तब ट्रांसपेरेंट मीडियम की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम अगर n से डिनोट करें तो जो n की वैल्यू होती है वो होती है म्यू आर एप्सिलॉन आर। किसी मीडियम के लिए जो आप रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी आप लिखते हो ये म्यू आर जो होता है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तो अंडर रूट जो ये एप्सिलॉन आर होता है दिस इज़ n, माई मिस्टेक। म्यू आर इज़ नियरली इक्वल टू 1 इन मोस्ट ऑफ द केसेस में। बहुत ज़्यादा मतलब फ्री स्पेस के इर्द गिर्द परमिएबिलिटी की प्रॉपर्टी मटेरियल के अंदर होती है, बिकॉज मैग्नेटिक इज़ नॉट अ वेरी डोमिनेटिंग इफेक्ट। तो उस समय जो परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो है हमारी अंडर रूट ईटा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। तो इसका अगर इसको हम यूज करें तो इसका मतलब हो जाएगा v इज इक्वल टू सी बाई n, और यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है जिसको आप 12th में भी यूज कर चुके हो, n इज इक्वल टू सी ओवर v। ये बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा क्यों होती है? तो n की वैल्यू 1 से ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि किसी मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो फ्री स्पेस की तुलना में कम होती है। तो जैसे अगर आपके पास कोई मीडियम है तो लाइट यहाँ से आ रही थी, तो जब यहाँ चल रही थी तो उसकी वेलोसिटी c थी। जैसे लाइट इस मीडियम के अंदर गई वैसे उसकी वेलोसिटी v हो गई। अब सवाल ये है कि जो v है इस c का कितना होगा, 50% बचेगी या 10% केवल रिडक्शन होगा? तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने जो मीडियम लिया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर होता है किसी मटेरियल का, किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, जो इस बात को तय करता है कि जब लाइट उससे गुजरेगी तो उस समय लाइट की वेलोसिटी में कितना डिक्रीमेंट होगा, कितना वो घटेगी पहले की तुलना में, मतलब फ्री स्पेस की तुलना में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, मतलब मोटे तौर पे 1 होता है। तो 1 होने का मतलब है कि लाइट लगभग जिस वेलोसिटी से फ्री स्पेस से आ रही है उसी वेलोसिटी से वो एयर से भी गुजर जाएगी, है ना। और अगर से 1.33 है तो आप उससे निकाल सकते हो कि वो करीब कितने % रिड्यूस कर गई है। तो ये एक टर्म है जो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास क्या है? अब दूसरा टॉपिक हमें जो पढ़ना है दैट इज़ द मैक्सवेल इक्वेशन इन द कंडक्टिंग मीडियम में। अब कंडक्टिंग मीडियम का तो खेल ही दूसरा है, क्योंकि मीडियम कंडक्टिंग हो चुका है तो वहाँ पर अब आपके पास जो चार्ज डेंसिटी है वो एक ख़ास तरह का रोल प्ले करना शुरू कर देगी। वहाँ पर कंडक्टिविटी है तो आपको कंडक्टिविटी के पैरामीटर भी रखने पड़ेंगे, ओम लॉ वगैरह वहाँ पर आप काम करेगा। ज़रा एक बात को समझो, जैसे अगर हमारे पास ये कोई कंडक्टिंग मीडियम है इस तरह से, ये हमारा कंडक्टिव मीडियम है और इस कंडक्टिव मीडियम की जो कंडक्टिविटी है उसको मान लें हम सिग्मा है और इसकी जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर थोड़े से चार्ज रखे, तो जैसे आपने चार्ज रखे उस समय वहाँ की चार्ज डेंसिटी मान लो रो थी, रो 0 मतलब एट टाइम 0 इनिशियली इसकी चार्ज डेंसिटी रो थी। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आप किसी टाइम t पर जब चार्ज डेंसिटी चेक करोगे तो आपको क्योंकि चार्ज तुरंत ही यहाँ से डिस्पर्स हो चुके होंगे, वहाँ रुके नहीं रहेंगे क्योंकि मीडियम कंडक्टिंग है और इसमें कंडक्टिविटी भी है। तो हमारे पास एक फार्मूला निकल के आता है कि रो एट टाइम t इज इक्वल टू रो एट इनिशियल टाइम e टू द पावर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन t। तो ये जो फार्मूला है जो ये सजेस्ट करता है कि जैसे ही आप किसी टाइम t पर देखोगे, आपने चार्ज रखा और चार्ज रखने के अगले ही मिली सेकेंड में देखा तो पाओगे कि इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वजह से चार्ज वहाँ से डिस्पर्स हो चुके हैं। अब कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, जैसे सिग्मा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी तेज़ी से हमारा जो चार्ज है वो यहाँ से हटेगा, गायब होगा, वो 0 की तरफ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे अगर इसको हम इसको लिखना चाहें, t है और ये चार्ज है, तो जैसे आपने चार्ज रखने वाले थे तो आपने यहाँ पर चार्ज की वैल्यू थी
चार्ज टाइम t0। और जैसे ही आप थोड़ा सा समय देखोगे तो कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है सारा मामला। कंडक्टिविटी अगर काफ़ी अच्छी है तो आप लगभग इमीडिएटली देखोगे कि चार्ज एकदम से घट के वहाँ से हट चुके हैं। तो प्रैक्टिकली हम ये कहेंगे कि किसी टाइम t पर जो भी आप ऑब्जर्वेशन टाइम t देख रहे हो तो यहाँ पर आपको कंडक्टिविटी जो चार्ज डेंसिटी वो कितनी दिखाई पड़ेगी, रो, क्योंकि बहुत थोड़े समय में ही वो चार्ज वहाँ से हट करके पूरे मटेरियल में बिखर चुके हैं। तो जो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये टाइम के साथ बहुत तेज़ी से हट जाती है। तो प्रैक्टिकली हमारा जो ऑब्जर्वेशन का टाइम होता है वो लार्ज होता है। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन टाइम लार्ज है तो इसका मतलब है कि हमें रोटी जो है, मतलब रो एट टाइम टी, चार्ज डेंसिटी एट टाइम टी, वो लगभग 0 ही दिखेगी। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर समझना है। पिछले केसेस में हमने चार्ज डेंसिटी को 0 इसलिए कहा था क्योंकि हम कह रहे थे वहाँ चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही नहीं फैल रहे हैं, जो भी हैं सब वहाँ पर फ्री स्पेस हो, चाहे वो आप नॉन कंडक्टिंग मीडियम की बात कर रहे थे। लेकिन इस केस में क्या होगा, चार्ज दोगे तो चार्ज जहाँ पर आप देखोगे टाइम टी के साथ तो चार्ज वहाँ रुकेंगे नहीं, दे विल डिस्पर्स आउट। और एक और है ओम लॉ। तो ओम लॉ जो होता है उसको अगर हम करंट डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहें तो इसे लिखा जाता है J सिग्मा E। ये हमारा फॉर्मूला होता है ओम लॉ को लिखने का, J सिग्मा E। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें समझनी है। तो अब हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। सो नाउ द मैक्सवेल्स इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। सो नाउ द मैक्सवेल्स इक्वेशन इन conducting medium is del dot E, गॉस लॉ अगेन 0 है ना, मैक्सवेल का गॉस लॉ ये 0 है, रो लॉजिक हम बात कर चुके हैं। देन डेल डॉट B इज़ 0, डेल क्रॉस E इज़ माइनस डेल B बाई डेल T। ये देखिएगा जो मॉडिफिकेशन बेहतर तरीके से जिसमें दिख रहे हैं वो होगा डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू ऑफ व्हाट, म्यू ऑफ दैट कंडक्टिंग मीडियम। म्यू नॉट नहीं ले सकते हम, यहाँ पर मीडियम है हमारे पास है ना वो, तो म्यू और J की जगह पे क्या लिखोगे, सिग्मा E। ये हमने यूज किया है ओम लॉ, जो कि V और R के टर्म में नहीं लिख करके इसको हमने J और E के टर्म में लिखा है। इसका भी मैं आपको अभी आने वाले समय में डेरिवेशन बता दूंगा कि ओम लॉ को कैसे हम करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखते हैं। तो म्यू एप्सिलॉन हो जाएगा और यहाँ पर डेल E बाई डेल T एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारे पास चौथी मैक्सवेल्स इक्वेशन है, जिसमें कि आप दो चीज़ें यहाँ पर नोट करना है कि एक तो हमने म्यू एप्सिलॉन इस्तेमाल किया है जो कि उस मीडियम, उस कंडक्टिंग मीडियम की प्रॉपर्टी है, और दूसरा हमने क्या यूज किया है, हमने यहाँ पर ओम लॉ इस्तेमाल किया है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन मैक्सवेल इक्वेशन जो कंडक्टिंग मीडियम में लिखी गई है, इस कंडक्टिंग मीडियम की मैक्सवेल इक्वेशन का इस्तेमाल करके कैसे हम वेव इक्वेशन को बनाएंगे, फिर उसका सोल्यूशन लिखेंगे, और फिर उस सोल्यूशन में हम देखेंगे कि हमारे पास एक डिसिपेटिंग फैक्टर आ जाएगा। उस डिसिपेटिंग फैक्टर को जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब किसी कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है तो उसमें एक तरह का एनर्जी का लॉस होता है, और वहीं से हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है स्किन डेप्थ का। सो ये है हमारे नेक्स्ट डिस्कशन के टॉपिक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।